नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है, जिनको कंपटीशन देना है उनके लिए तो है ही है, जिनको नहीं देना है उनके लिए भी है। महिला असुरक्षा। हमेशा एक विमर्श का मुद्दा रहा है। आज का कोई नया टॉपिक नहीं है। हमेशा महिलाएं असुरक्षित पाई गई हैं। नैतिकता का जैसे जैसे पतन होता जाता है, महिलाएं असुरक्षित होती जाती हैं। समाज प्रगति कर रहा है और महिलाएं असुरक्षित हो रही हैं। कहने को हम साक्षर होते चले जा रहे हैं, निरक्षरता कम होती चली जा रही है, हम आधुनिक होते चले जा रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित होती चली जा रही हैं। तो महिला असुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं हैं, महिला असुरक्षा के कारण क्या है, महिला असुरक्षा का समाधान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और ये संभव क्यों नहीं हो पा रहा है, सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित की जा पा रही है या हम कर पा रहे हैं, ये टॉपिक है। इंपॉर्टेंट ये कहीं के लिए भी हो सकता है, ऐसे का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। किसी दिन का न्यूज़पेपर आप उठाएंगे तो शायद ही ऐसा न्यूज़पेपर आपको कभी मिले जिसमें महिलाओं से संबंधित कोई ऐसी न्यूज़ ना हो जहां पर उसके साथ बलात्कार हुआ हो, छेड़खानी हुई हो, हत्या हुई हो, कई प्रकार के ऐसे अटैक जिनको बोलना भी अपराध सा लगता है, अपराध बोध होता है, एसिड अटैक जैसी घटनाएं हुई हैं। जब आप इस टॉपिक पे लिखें तो सबसे पहले भूमिका में ये चीज दिखाने की कोशिश करें कि वास्तव में महिला है क्या। हमारी आपकी सबकी मां है, तभी हम हैं। जीवन हमको उन्हीं से मिला है। तो जो जीवनदायी है, जीवन देने वाली है, अगर वो असुरक्षित हो जाएगी, ठीक वैसा ही जैसे जोखिम में वो किसान रहता है हमेशा जो सबको खाना देता है। अगर वो उत्पादन ना करे तो भले ही आपकी परचेजिंग पावर है, लेकिन आप क्या खरीदेंगे। तो जो जीवन देता है अक्सर उसी का जीवन सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जो फसलें बोता है सबसे कम फायदा उसी का होता है। तो स्त्री का जीवन कुछ ऐसा ही है। अगर वो प्यार करती है तो काट दी जाती है। युद्ध की स्थिति आती है, हिंसा की स्थिति आती है तो वो अपनी अस्मिता खो बैठती है, अस्मिता खो जाने का खतरा उठाती है। संपत्ति में हिस्सेदारी की बात करें तो सबसे कम हिस्सा उसका है, लेकिन नफरत झेलने की बात आती है तो सबसे बड़ी हिस्सेदार वही होती है। और ये आज से नहीं है, ये स्थिति उसकी बहुत प्राचीन समय से है। आप महाभारत की द्रौपदी को देख लीजिए, मामा शकुनी फांसी पर नचाते हैं उनको। आप आधुनिक समाज की श्रद्धा को देख लीजिए, आप दिल्ली की निर्भया को देख लीजिए, मणिपुर की उन दो बेटियों को देख लीजिए जिसके बारे में बोलते रूह कांप उठती है। इन सब के हिस्से में आई क्या? केवल नफरत। और हमारा देश है, हमारे देश का उद्घोष है, ऐसा देश है जो मानता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या आज ये जो उद्घोष है ये कहीं से भी आपको
सच दिखाई पड़ता है, सत्य प्रतीत होता है। देवता का वास वहां होता है जहां पर नारी की पूजा होती है। और आज नारी तो बहुत सामान्य बातों के लिए सुरक्षित नहीं है, पूजने की बात तो बहुत दूर। तो कई बार जैसे राजनीतिक पार्टियों के नारे नारे ही रह जाते हैं, ऐसे ही ये उद्घोष भी अब उद्घोष ही रह गया है। आज की नारी केवल देह मात्र है, आज की नारी केवल उत्तेजना का पर्याय बनकर रह गई है। बस उसका शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, भोग विलास की वस्तु है, साधन है। और कुत्सित मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनकी वासना, कुत्सित वासना की संतुष्टि का साधन है। और यही दृष्टिकोण है, यही वो स्थितियां हैं जिसके कारण आज की नारी असुरक्षित है। किसी महिला को देखने के बाद अगर पुरुष केवल यह कहता है कि वाह, आगे ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर मैं ये बोल पाऊं, लेकिन आप सब समझदार हैं और ऐसी घटनाओं से रूबरू हैं। बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, कहा जाता है वो असलियत दिखाता है, लेकिन ऐसी असलियत किसी काम की नहीं जो समाज को गंदा कर दे। कहा जाता है कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, लेकिन ऐसा दर्पण हम देखकर क्या करें जिसको देखने के बाद हमारा समाज या हम कुकृत्य सीखें। कई बार ऐसे दर्पण ना हो वो ज्यादा सही है। तो जो घटनाएं ये महिला असुरक्षा की घटित होती हैं, उनमें कुछ सोच ऐसी ही होती है। घटनाओं को घटित करने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसी ही सोच वाले होते हैं। लोगों के मन में ऐसी वासनाएं, ऐसे ही गंदे विचार भरे हुए होते हैं। और जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो इन घटनाओं के बाद में आप जिस देश में, जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रदेश में हो रही हैं, वहां पर महिला सुरक्षा, ये बोलना ही, ये शब्द ही महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण की मंशा, इन सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। देश और समाज केवल प्रगति करने के लिए, आर्थिक प्रगति करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए इसीलिए बना है क्या? और उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ऐसी नौबत आ गई है कि आज स्त्री की सुरक्षा के लिए सरकार को वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाने पड़ रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि जो ये घटनाएं अंजाम देते हैं वो भी एक मां के बेटे होते हैं। हो सकता है उनके घर में उनकी बहन ना हो, बहन का प्यार ना मिला हो उनको, और कई बार ऐसा लगता है कि ठीक हुआ कि उनकी बहन नहीं थी। लेकिन ऐसी गारंटी तो ली ही जा सकती है कि हर व्यक्ति की एक मां है और मां की कोख से उसने जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद वो दूसरी स्त्री के साथ ऐसा कर रहा है कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाने पड़ रहे हैं। कि एक आम धारणा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं शिकार होंगी, क्राइसिस का शिकार होंगी, और इसीलिए हमने सेंटर बनाए हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमको ये बनाना पड़ा है, ऐसा स्वीकार कर लेना पड़ा है कि ये आम धारणा है। तो ऐसी कुत्सित सोच, क्या ऐसी कुत्सित सोच के साथ समाज, एक आदर्शवादी समाज या एक सामान्य व्यक्ति से भी आप पूछ लीजिए जो कम पढ़ा लिखा है, वो इन बातों को स्वीकार कर पाएगा? और अगर वो नहीं कर पाएगा तो क्या हम एक ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहां पर इस तरीके की कुत्सित सोच ना हो, ऐसी कुत्सित सोच का कोई स्थान ना हो?
ये घटनाएं महज घटनाएं नहीं होती हैं, ये हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी विकास यात्रा, हमारे संस्कार, हमारे समाज, हमारे सामाजिक मूल्य, उन सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। आप जब भूमिका बना रहे हैं तो इसको भी यहां पर लिखिए कि बढ़ता भौतिकवाद जो है वो महिलाओं की असुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। सुरक्षा के सामने एक नई चुनौती उसने हमेशा प्रस्तुत की। भाई चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां अगर हम ऐसे हवा में बात करेंगे तो हो सकता है कि किसी को यकीन ना हो, लेकिन जब हम आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं, आंकड़े आपके उत्तर को, आंकड़े आपके निबंध को, आंकड़े आपके सामान्य से वार्तालाप को मजबूत बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के द्वारा वैश्विक स्तर पर महिलाओं के उत्पीड़न को लेके एक आंकड़ा जारी किया गया था और उस आंकड़े में कहा गया था कि 2020 में 81,000 महिलाओं एवं लड़कियों की हत्या कर दी गई। 81,000। 81,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या की गई। और हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण कुछ उनका यौन शोषण, हत्या का कारण उनके प्रति जो समाज का दोहरा नजरिया है वही था। और इसमें जितने भी मामले हुए, इसमें एक आंकड़ा यह भी है कि 58% करीबी जनों ने किया। इसमें 58% करीब 47,000 जो मामले थे ये फैमिली के लोगों के द्वारा किए गए थे, परिवारी जन के द्वारा किए गए थे, या फिर उन्होंने सहयोग किया था। और पूरी दुनिया में अगर महिला हिंसा की बात करें तो यूएन वुमेन का यह भी आंकड़ा है कि लगभग 73 करोड़ से ऊपर महिलाएं जो हैं, उनमें से प्रत्येक 3 में से एक महिला, 1/3 महिला, लगभग 74 करोड़ महिलाएं हैं पूरे विश्व में अगर, तो 1/3 महिलाएं किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। यौन हिंसा इसमें शामिल नहीं है, यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। हिंसा तो और उच्च स्तर की बात होती है। और यौन हिंसा के मामले तो आप पढ़ते ही रहते हैं। जितने मामले आप पढ़ते हैं उससे कई गुना नहीं आप पढ़ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, उनकी जानकारी आपको नहीं मिलती है, वो पब्लिश नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मान मर्यादाएं हैं, कारण पे भी हम चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पूरी दुनिया में कम से कम 6% ऐसी महिलाएं हैं जो यौन हिंसा का शिकार होती हैं किसी न किसी रूप में, और ज्यादातर करीबी लोग ये करते हैं। हर 3 में से एक महिला शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार बनाई जाती है, ऐसा WHO ने एक बार कहा था। WHO का आंकड़ा है कि 1/3 महिलाएं किसी न किसी रूप में शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती हैं। जब ये यूएन वुमेन आंकड़े जारी कर रहा है तो ये आंकड़े आप गलत साबित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय महिला आयोग भी आंकड़े जारी करता है, और राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े अगर देखेंगे तो वो भी 2020 की तुलना में 2021 में महिला उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी की बात करता है। 2020 से 2021 में इसने कहा कि 30% उत्पीड़न के जो मामले हैं वो बढ़ गए, और हम कह रहे हैं कि हम विकसित हो रहे हैं। जहां पर पहले 23,000 मामले थे, अभी 31,000 हो गए, 30,000 हो गए। और यूपी, आधे मामले तो यूपी से हैं, आधे मामले उत्तर प्रदेश से हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB
क्राइम से संबंधित आंकड़े जारी करता है। इसने भी दिखाया कि 2017 के आंकड़े आप देखेंगे तो इसमें 56,011 मामले दर्ज किए गए थे उत्पीड़न के, लेकिन 18 में ये बढ़ के 59,000 से ऊपर हो गए। यहां पे 56 प्लस थे और 2000 जब आप 19 में 18 में देखेंगे तो ये 59,000 प्लस हो गए। ये थे 56,011 मामले, यहां पर था ये 56,011, एग्जैक्ट आंकड़ा ना याद रहे तब भी चलेगा। और यहां पर हो गया 59,445। एग्जैक्ट आंकड़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा आपका आंकड़ा क्लियर होना चाहिए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो मामले बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी ने कहा था, आपको नोट्स में मैं सारा एक एक आंकड़ा लिख के दिलवा दूंगा, मेरे सामने है वो। एनसीआरबी ने कहा कि हर 2 घंटे में हमारे देश में किसी न किसी महिला के साथ रेप किया जाता है। और जब जेंडर इक्वलिटी रिपोर्ट जारी होती है, इंडेक्स आता है, तो भारत की स्थिति भी 127वीं आती है। भारत की स्थिति भी इसमें कितनी आती है? 127वीं आती है। भारत 126 देशों से पीछे है। हम इकोनॉमी के मामले में चौथे 5वें पे पहुंच रहे हैं। सबसे बड़े बाजार हैं विश्व के, लेकिन हम बाजार हैं, हम बाजार बन रहे हैं। हम मानवता को विकसित करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये आंकड़े अगर ऐसे हैं और ऐसे संस्थानों के द्वारा जारी किए गए हैं तो स्थिति बड़ी खराब है, बहुत बदहाल स्थिति में हम जी रहे हैं। क्या कारण है? आपने कभी सोचा, कारणों की कभी पड़ताल की? जैसे गर्भ में बच्चा आता है तो कोशिश की जाती है उसको चेक कराया जाए, नहीं चेक हो पाई और पैदा हो गई तो स्थिति तो स्टार्ट हो गई थी 2ym दर्जे की देखने की गर्भ से ही, और पैदा हो गई तो अब तो सोच लिया गया कि सब बर्बाद ही हो गया। और वहीं से असमानता का, वहीं से 2ym स्थिति का, पितृसत्तात्मक सोच का शिकार हो जाती है लड़की। और ये जो पितृसत्तात्मक सोच है, ये केवल इसी रूप में देखने को नहीं मिलती है। ये हमेशा मानती है कि पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है, पुरुष ही श्रेष्ठ है, महिला तो गुलाम है, महिला तो इसलिए है कि पुरुषों की सेवा करे। पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, दोनों काम करते हैं, दोनों कहीं बाहर से आते हैं, पानी तब भी दोनों के लिए महिला लेके आ रही है। ये सोच है। नाश्ता महिला ही बनाएगी, टिफिन महिला ही पैक करेगी, जबकि उसको भी काम पे जाना है। वो बाहर जाएगी तो पुरुष साथ में जाएगा, और पुरुष कहीं भी जाए 2-4 रात ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पितृसत्तात्मक सोच है। और इसी कारण से 2ym स्थिति का शिकार हो जाती है महिला, 2ym दर्जे की स्थिति उसकी हो जाती है। कभी उसको समान रूप से देखा ही नहीं जाता है। कुछ मजबूरियां भी हैं। अगर बाहर जा रही है तो एक छोटे बच्चे को साथ में भेजा जाता है, मजबूरी है माता पिता की कि कहीं कोई छेड़ेगा। हालांकि वो जो चिंटू जा रहा है साथ में, वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो तो हो सकता है सुसु कर दे, इतना ही कर पाएगा वो। एक समस्या और बढ़ी, अब उधर से वो जिसके साथ गया है, जिस लड़की या महिला के साथ, वो उसको गोदी लेके आया क्योंकि वो तो भिगो चुका है अपनी। लेकिन ये समाज की समस्या है। और अगर किसी ने इसके साथ कुछ छेड़खानी की और इसने कुछ विरोध किया तो तुरंत चारित्रिक दोषारोपण कर दिया गया। अरे कह दिया गया, इसको हमने उस चौराहे पे देखा था, वहां खड़ी थी, उस लड़के के साथ बाइक से उतरी थी, उस कार में बैठ रही थी,
तो ये चुप हो जाती है, किसी तरीके से कोई विरोध करती भी नहीं है। धीरे धीरे ये सहती रहती है। एक दिन इसके साथ बड़ी घटना भी हो जाती है, तब भी इसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। लोग कैमरा लेके वीडियो, मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे होते हैं। अगर रोक लिए होते तो वो कटने से बच जाती, रोक लिए होते तो उसकी जान बच जाती, एक घटना नहीं घटती, लेकिन वीडियो बना रहे हैं। नशाखोरी, नशा से सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है विवेक का हनन। और जिसमें विवेक नहीं रहा वो कुछ भी कर सकता है। कई बार अपने घर की महिलाओं के साथ भी वो बदसलूकी कर सकता है, गलत कार्य कर सकता है, तो बाहर की महिलाओं के साथ तो आसानी से कर सकता है। और नशाखोरी बढ़ती जा रही है। नशाखोरी रोकने के लिए सरकार ज्यादा कोशिश करती है तो एक स्टेट में शराबबंदी करा देगी, लेकिन दूसरे स्टेट में तो है तो वहां से आ जाएगा, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू मिलता है। भौतिकवादी युग है, नैतिकता जैसी कोई चीज रहती नहीं है। अब नैतिकता क्या है यही नहीं लोगों को पता। नैतिकता का हो रहा है पतन। तो नैतिकता का जब पतन होगा, वैल्यूज कुछ रह नहीं जाएंगी, मान मर्यादाएं कुछ रह नहीं जाएंगी, सांस्कृतिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। पहले जब कोई शादी विवाह होते थे, मोहल्ले की किसी लड़की की शादी है तो सारे मोहल्ले के लोग कहते थे कि चलो हफ्ते भर पहले से ही तैयारियां करनी है, उसकी मदद करो। एक सामाजिक दायित्व का बोध था। एक परिवार जो होता था वो केवल 2 लोगों से 4 लोगों से मिलके नहीं, पूरे टोले पर मोहल्ले के लोग, टोला मोहल्ला पूरा सब क्या होता था, एक परिवार के तौर पर जीवन यापन करता था, एक दूसरे की मदद करते थे। तो जो सामाजिक जिम्मेदारियों का कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी, वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है। सामाजिक जिम्मेदारी का बोध अब नहीं रह जा रहा है। और अगर इसका अभाव है तो कई बार पड़ोस के लोग ही किसी महिला के साथ ऐसा कृत्य करते हुए आपको मिल जाएंगे, छेड़खानी करते हुए मिल जाएंगे, या बड़ी बड़ी घटनाओं में भी शामिल होते मिल जाएंगे। कारण यह है कि अब व्यक्ति वैयक्तिक ज्यादा हो रहा है। अब सामाजिक बोध नहीं रह गया, वैयक्तिकता की भावना बढ़ रही है। क्योंकि उसको चाहिए क्या? भौतिक सुख। उसको क्या चाहिए? जो ये पश्चिम का समाज रहा, उसने जो प्रभाव डाले, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बुरा प्रभाव, भूमंडलीकरण का सबसे बुरा प्रभाव यही पड़ा कि केवल उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बेचे, उन्होंने संस्कृति भी अपनी बेची, उसको भी निर्यात कर दिया। हमारे यहां आदतें हमारी बदल गई, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण बढ़ गया, शारीरिक सुख के प्रति हमारा नजरिया जो था पहले कुछ अलग हुआ करता था। शारीरिक सुख, भोग विलास पहले इतना अहम नहीं था, लेकिन ये बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में जो सुरक्षा का मुद्दा है, आप समझ सकते हैं कितना असुरक्षित वातावरण हो गया है। हर तरीके से हमारा समाज कमजोर हो रहा है, महत्वपूर्ण हो ही जाता है। जहां पर जितना स्कोप होगा अपने हिसाब से उसको लिखिएगा। सरकार प्रयास भी करती है। सरकार ने हर परिस्थिति के लिए महिलाओं की सुरक्षा हेतु कदम उठाए हैं, लेकिन जब महिला घर में ही असुरक्षित है, जन्म से पहले से असुरक्षित है, तो कैसे उसको क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग है,
है या नहीं है? इसकी स्थापना की गई एक अधिनियम लाके, महिला सुरक्षा कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रयास था। पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये लाया गया। शादी के बाद महिलाओं की स्थिति खराब, तो दहेज से संबंधित दहेज निषेध अधिनियम, ये लाया गया। कई बार चीजों को घसीटने से अच्छा है उसको अलग कर देना। जैसे कोई अंग आपका सड़ जाता है तो उसको काट के डॉक्टर अलग कर देते हैं। अगर दो लोगों में नहीं बैठ रही है तो तलाक दे दें, तो भारतीय तलाक अधिनियम ये भी लाया गया। और महिलाएं जब जॉब करती हैं तो महिलाएं मां भी होती हैं, तो मैटरनिटी लाभ अधिनियम भी लाया गया कि महिलाओं का इस रूप में भी कोई समझौता करने के कारण कोई शोषण ना हो पाए, तो मैटरनिटी लाभ अधिनियम भी गवर्नमेंट लेकर आई। और कार्यस्थल पर हमने एक अलग से टॉपिक किया भी है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इससे संबंधित भी कानून बनाए गए। लेकिन बावजूद इसके ये ऐसा तो है नहीं कि अब बनाए जा रहे हैं, ये पहले से बना दिए गए और घटनाएं घट रही हैं। 1992 की बात है, एक अधिनियम लाके राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। काम क्या है इसका? महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। कोई भी महिला अगर परेशानी में है तो वो शिकायत दर्ज करवा सकती है। यहां 2016 में निर्भया केस हुआ, दिसंबर का महीना था, पूरे देश को दहला देने वाली घटना। ऐसी ये पहला केस नहीं था, ऐसी ये पहली घटना नहीं थी, लेकिन कई घटनाएं जब लोगों के सामने आती हैं, जाहिर सी बात है तभी लोग समझते हैं। दिल्ली की एक नौजवान लड़की अपने दोस्त के साथ बस में यात्रा कर रही है और उसके साथ जो होता है, उसके बाद देश कुछ समय के लिए जग उठता है, सरकार भी जगती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक इसमें जो शामिल कुकृत्य में शामिल व्यक्ति होता है वो जुवेनाइल होता है, 18 साल से कम उम्र होती है, माइनर केस उसको मान लिया जाता है और निर्भया केस में सजा से वो बच जाता है। लेकिन निर्भया केस के बाद इस कानून में बदलाव किया जाता है और कहा जाता है अगर अपराधी की उम्र 16 से 18 के बीच में है तो उसको वही सजा दी जाएगी जो कि अन्य व्यक्ति को, वयस्क को दी जाएगी। पहले कोई व्यक्ति अगर किसी महिला का पीछा करता था तो उसको अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन जब महिला सुरक्षा कानून 2016 वाले केस के बाद ये लाया गया, 2016 का ये, तो जब ये केस हुआ था तो अब पीछा करने को भी कानूनी अपराध मान लिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसको पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं, ये 2012 में आया था। बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण को ध्यान में लाया गया। जो पॉर्न साइट हैं उसमें आप देखेंगे बहुत सारी अब तो बंद कर दी गई हैं। अक्सर आप सुनते रहते होंगे, पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि इन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। और नेटवर्क ऑपरेटर्स से भी कहा गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बिल्कुल, जो भी चैनल जहां पर ये पड़ा है उसको आप बैन करिए, उसका एक्सेस ही न दीजिए। काफी हद तक इसको बंद कर दिया गया है। अब डार्क वेब में पीछे से कुछ ऐसा हो, कहीं सब्सक्रिप्शन लेके लोग दूसरे तरीके से देखते हो तो नहीं पता। पोर्नोग्राफी है, पॉर्न वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन चाइल्ड और एनिमल ये
जो वीडियोस थे उनको हटाया गया। और 18 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो इसके दायरे में आते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो इसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो ऐसा करेगा। महिलाओं की असुरक्षा दहेज के कारण भी है। शादी होने के बाद भी वो कई बार दहेज की मांग के कारण प्रताड़ित की जाती हैं। भाई परंपरा तो बहुत पुरानी चली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे इसका विभत्स रूप देखने को अब मिल रहा है। सेपरेशन बहुत सारे हो जाते हैं इसी कारण से, दहेज के कारण। कई बार महिलाएं मार दी जाती हैं, जला दी जाती हैं, घर से खदेड़ दी जाती हैं, खुद सुसाइड कर लेती हैं। तो खुलकर शिकायत कर सकें, दहेज निषेध अधिनियम यही कहता है कि आप खुलकर शिकायत करिए। और ये जब एक्ट चलता है तो ठीक भी हो जाते हैं लोग। अगर ऐसा केस कहीं है और लग गया तो प्रताड़ित करने वाले लोग ठीक भी हो जाते हैं। भारतीय तलाक अधिनियम में एक और ये सुधार हो गया कि अब पुरुष भी तलाक ले सकते हैं, पुरुष भी विवाह को खत्म कर सकते हैं। 1969 भारतीय तलाक अधिनियम 1969 का है। पुरुष भी विवाह को समाप्त कर सकते हैं, पारिवारिक न्यायालय में ऐसे मामलों को दर्ज कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता था कि महिलाएं अपने कार्यस्थल पे, चाहे वो सरकारी चाहे वो प्राइवेट, मैटरनिटी के समय जब वो मां बनती हैं तो उनको बड़ा समझौता करना पड़ता था कि अगर इतने दिन काम करने नहीं आएंगी तो आगे क्या होगा। आगे उनको फिर से उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डिसकंटिन्यू करेंगी तो आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो सरकार ने कहा ये आपका अधिकार है, मातृत्व लाभ आपको मिलेगा, कामकाजी महिला आप हैं, आप देश समाज की सेवा कर रही हैं, सरकारी कार्य कर रही हैं, तो आपके पारिवारिक दायित्व भी हैं, तो आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी। और इस दौरान सबसे बड़ी बात है कि सैलरी भी पूरी मिलेगी। और यह कानून सरकारी और गैर सरकारी दोनों कंपनियों पर लागू होता है, यह ध्यान रखिएगा। और कार्यस्थल पर केवल यही समस्या नहीं है, कार्यस्थल पर तो समस्या ये 1961 में आया था मैटरनिटी वाला। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की भी समस्या है। विशाखा गाइडलाइंस का जिक्र कीजिएगा, एक हमने अपने उसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर एक आपको पूरा क्लास करके दी है, पूरा वो टॉपिक है, तो उसमें पूरा डिटेल में हमने बात की है। शारीरिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न दोनों होता है कार्यस्थल पे। तो सितंबर 2012 में इसको प्रस्तुत किया गया लोकसभा में, और फिर राज्यसभा में ये 13 में प्रस्तुत हुआ, और उसके बाद में ये बन पाया अधिनियम, कानून बन पाया। तो कानून ये जब बन गया तो अब इससे क्या होगा, कार्यस्थल पर अगर कुछ ऐसा होता है तो महिला खुलकर शिकायत कर सकती है। क्योंकि पहले क्या था, इसमें मेन प्रावधान ये था कि जो नियोक्ता है वो जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर वो जिम्मेवार है तो वो ऐसा होने से रोकेगा, नहीं तो वो कहेगा भाई हमारी क्या जिम्मेदारी है, दो लोग काम कर रहे हैं हमारे ऑफिस में, उन्होंने कुछ भी किया। और एक सबसे बड़ी बात थी कि समान स्थिति में नहीं देखा जाता महिला पुरुष को, समान पारिश्रमिक भी नहीं मिलता, महिलाओं को कई बार मजदूरी कम दी जाती है। तो एक समान पारिश्रमिक अधिनियम लाया गया 1976 में। अगर एक तरीके के कार्य महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं तो लिंग भेद के कारण केवल महिला को कम वेतन देना, कम मेहनताना देना, पुरुषों को ज्यादा देना, ये गलत है। 1976 में 8 मार्च को ये पास किया गया और इसके तहत समान वेतन देने का प्रावधान हुआ। तो ये भी आर्थिक सुरक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। आर्थिक डिपेंडेंसी, अगर सेल्फ डिपेंड है महिला तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और अगर ऐसी सुरक्षा मिली हुई है तो किसी भी प्रकार से कोई पुरुष उसका शोषण इस मुद्दे पर नहीं कर सकता है। महिलाओं के साथ कई बार ऐसा नहीं है कि शारीरिक तौर पर दुराचार हो तभी उसको आप शोषण मानेंगे। कई बार महिलाओं को अश्लील सामग्री देकर, आजकल तो सोशल मीडिया पर फोटो भेजकर, कई बार भाई उसमें देखिए कार्यस्थल पर जो उत्पीड़न वाला मामला है उसमें
गाने गाना, इशारे करना, आंख मारना, है ना, होंठ चबाना, मुस्कुराना, भद्दे कमेंट करना, इन सारी चीजों को शामिल किया गया है। तो महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम 1986 भी आया। वो क्या रोकता है? विज्ञापन में कई बार आप देखेंगे, विज्ञापन में, लेखों में, चित्रों में, कहीं पर भी आप महिलाओं को अशोभनीय तौर पर, भाई जो एक वर्ग है बॉलीवुड का वर्ग, बॉलीवुड पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा। आप अमिताभ बच्चन से इलायची बिचवा लीजिए, घड़ी साबुन चाहे बिचवा लीजिए, जूता चप्पल झाड़ू पोछा कुछ भी बिक्री करा लीजिए, वो सब बेचने को तैयार है, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा। ये सब जितने भी हैं, सब पूरी खान, पूरे ये देवगन और जितने भी अक्षय कुमार, कोई भी बचा नहीं है। वो इलायची फाड़ के आपको बताएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैकडॉवेल पी के वो बता देंगे कि इसको पीने के बाद आप पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, शूटिंग एक बार में हो जाती है। वो कुछ भी करेंगे, तो उनको किसी भी तरीके का चित्र खिंचवाने में भी कोई परहेज नहीं है। तो अश्लीलता जब परोसी जाएगी तो उसका भी गलत असर पड़ेगा। तो महिलाओं का अगर अश्लील प्रतिनिधित्व है तो उसको रोका जाना चाहिए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कार्यस्थल पे ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ एक पत्रिका बगल में पड़ी है, तो कैसे हो पाएगा? तो महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम आता है 1986 में। अश्लील प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम 1986 का है, इस पर रोक लगाई गई। आपने सुना होगा 1090 और 1091, ये महिला हेल्पलाइन है, ये भी जारी की गई हैं। महिलाएं इस पर फोन करके कभी भी हेल्प ले सकती हैं, वुमेन्स हेल्पलाइन। राज्य पे कई अलग अलग प्रकार से योजनाएं चलती हैं, लेकिन ये पूरे देश में ये हेल्पलाइन काम करती है। आप देखे होंगे पिंक बूथ बनाए गए हैं, आपने देखा होगा पिंक बसें चलाई गई हैं, पिंक ऑटो। ये सब महिलाओं को सुरक्षित रखने के उपाय किए गए हैं। इसमें ड्राइवर भी महिला है, इसमें किसी भी तरीके की कोई, अगर पुलिस है तो वो भी लेडी है, महिला पुलिस है, लेडी पुलिस है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, सब महिलाएं हैं, तो माना गया कि वो सुरक्षित है। लेकिन इसमें भी गड़बड़ियां हो जाती हैं। वो महिलाएं ही कई बार पुरुषों का सपोर्ट करके दूसरे के साथ गलत व्यवहार करा देती हैं। तो अब इसको तो रोकने के लिए वही बात है ना कि नैतिकता का पतन हो गया है, सामाजिक दायित्व का पतन हो गया है, भौतिकवादी युग है, पैसे की चाह में, अन्य बहुत सारे कारणों से। तो सरकार चाह रही है कि महिलाओं का सुरक्षित आवागमन हो पाए, महिलाएं बिना किसी डर के, फुल कॉन्फिडेंस के साथ रोड पर रात में 12-1 बजे निकलें, कोई डर ना रहे। लेकिन जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक ऐसा हो पाएगा। तो अंत में आप यही दिखाएंगे कि सरकार कितने भी प्रयास कर ले, सरकार के प्रयास तब तक फलीभूत नहीं होंगे जब तक सामान्य जन के दिमाग में यह बात नहीं आ जाएगी, नागरिक जब तक सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे कि यह महिला असुरक्षा का मुद्दा वाकई उनका खुद का मुद्दा है। उनके घर में भी माँ है, उनके घर में भी बेटी है, बहन है, आगे वो किसी बेटी के बाप बनेंगे। और ये जो कुत्सित मानसिकता है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, ऐसी बात नहीं है कि नई है, दोयम दर्जे की स्थिति प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन नैतिकता का पतन ज्यादा हुआ है, नैतिक मूल्यों से दुराव ज्यादा हुआ है, तो चुनौतियां बढ़ गई हैं, मानसिकता ज्यादा दूषित हो गई है, क्योंकि भौतिकवाद, बाजारवाद, उत्तेजक संचार सामग्री और उस तक सबकी पहुंच। पहले लोग किताबों में अश्लील सामग्री पढ़ते थे, सरल सलिल, आजकल को इसकी जरूरत ही नहीं है। आप मोबाइल फोन में कभी भी
सर्च करके। पढ़ा लिखा कोई नहीं और कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो वॉइस टाइपिंग से कुछ भी सर्च कर सकता है। तो आग में घी डालने का काम सोशल मीडिया ने किया है, मोबाइल फोन ने किया है, इंटरनेट ने किया है, और एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है सोशल मीडिया पर जिसका जमीनी वास्तविकता से कोई वास्ता ही नहीं है, बिल्कुल कटा है। वास्तविकता है ही नहीं है कुछ, आईडी तक फेक है। उत्तेजना है तो उसको संतुष्ट करना है। कैसे संतुष्ट करना है? बस हो जाए। जीवन का लक्ष्य यही है, प्रथम और अंतिम लक्ष्य यही है। क्योंकि विवेक है नहीं, शिक्षा भी ग्रहण नहीं की, सांस्कृतिक मूल्यों से दुराव है, धार्मिक जो मूल्य होते हैं जो सीखने चाहिए उससे भी दुराव है। तो स्थिति वही है ना कि अगर देश में हमको नारी के लिए सुरक्षित वातावरण, माहौल तैयार करना है, तो हमको, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, तो हमको अपने नैतिक मूल्यों की ओर पुनः लौटना ही होगा। संवेदनशीलता विकसित करनी होगी हमको, आगे आने वाली पीढ़ी के दिलो दिमाग में वो संवेदनशील बने। अरे किसी को, वो कहते नहीं है ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना, मत करना। तो अगर किसी को सुख पहुंचा के हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए सुख पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकते, तो हम कम से कम पीड़ा का कारण तो ना बने, पर पीड़क तो ना बने। और एक बात और है, अगर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए महिलाएं सामने नहीं आई, सबसे आगे उन्हीं को आने की जरूरत है। क्योंकि परिवार में महिला का सबसे बड़ा दुश्मन महिला ही होती है। बेटी का दुश्मन मां होती है कई बार, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए तो बढ़िया मलाई वाला दूध रखती है, जो लड़का है उसी को बच्चा मानती है, और लड़की के लिए क्या कहते हैं, तू करे दूध पी के क्या करेगी, तुमको कौन सा वहां बाहर कमाने जाना है। और असलियत यह है कि लड़की ज्यादा माँ बाप के करीब होती है। बुढ़ौती के वक्त जब बिल्कुल बुढ़ापे के सहारे की बात आती है, तो लड़की ही कई बार आगे आती है, बुढ़ापे का सहारा। तो कई बार तो लोगों को, महिलाओं से कोई अपेक्षा ही नहीं होती, लड़कियों से, कि बुढ़ापे में, बुढ़ौती में कुछ ऐसा करेंगे। भाई अगर महिला कोई एक जागरूक हो जाए, तो महिला मां है, महिला प्रथम गुरु है, महिला उस परिवार को पाल रही है। और उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिन व्यक्तियों ने अपनी मां को, मां के चरित्र को आधार बनाकर अपने जीवन को विकसित करने का प्रयास किया, तो चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, या अनेकोनेक ऐसे बहुत सारे उदाहरण, वो हमेशा आगे बढ़े। और अगर महिलाएं ऐसे आ गई और नैतिकता से दुराव जो है वो समाप्त करके हम नैतिक मूल्यों का विकास कर ले गए, चारित्रिक जो पतन हो रहा है उसको समाप्त करके हम सांस्कृतिक मूल्यों का विकास कर ले गए, तो फिर महिला सशक्त हो सकती है, महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है, वो सुरक्षित हो सकती है। और वो इन पंक्तियों को आप अंत में लिख सकते हैं कि चरितार्थ कर पाएगी कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। आप जब पैदा हुए तो मां की जान रिस्क पे थी। कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि कौन एक बचेगा, तो समझ लीजिए कितनी रिस्क पे जान होती है। छोटा काम है, बहुत जोखिम भरा काम है जन्म देना। तो सरकारी प्रयास तो है, लेकिन जन जागरूकता, और जागरूकता ही नहीं, यहां पर जागरूकता लेके क्या करेंगे? एक लोग जागरूक रहेंगे, दूसरा गोली मार के कुछ कर देगा। नैतिकता का जो पतन हुआ है वो बहुत हद तक जिम्मेदार है भौतिकवादी युग। तो इन सारी चीजों को हमको अपने आसपास भी दूर करने का प्रयास करना है। सरकारी जो प्रयास हैं उनमें भी हेल्प करनी है।
और शिक्षा इन चीजों को बदल सकती है। अगर कोई वास्तव में शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो वो इतना दुराचारी नहीं हो सकता, इतना कुकृत्य करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, अगर वास्तविक शिक्षा उसने ग्रहण की है। क्योंकि शिक्षा मूल्यों से भरपूर होती है, परिपूर्ण होती है, मूल्य सिखाती है हमको। तो ये रहा आपका ये टॉपिक। आप लोग इसको लिखिएगा अच्छे से, और ये कई पेपर्स में आपके काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा। और ऐसे तो ये हूबहू आप ऐसे लिख सकते हैं। कई तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसा कि शुरू में हमने बताया कि अगर आपसे पूछा जाए महिला सुरक्षा एक विमर्श, तब भी आप इसको लिख सकते हैं। नैतिक पतन और महिला असुरक्षा, तब भी आप लिखिए ऐसे ही। प्रगतिशील समाज, असुरक्षित महिला, या ऐसे पूछ लिया जाए कि महिला असुरक्षा, चिंताएं एवं समाधान, हर रूप में आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।